सो हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिस सीरीज इज स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर योर सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड प्रेपरेशन एंड इवन इफ यू आर इन अ स्टेट बोर्ड एंड इन योर स्टेट बोर्ड दे आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, तो आप लोग इस सीरीज का बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो आज जो हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है गाइस, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसको जो यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, हम थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आज वो टॉपिक क्या है हमारे पास, तो मैं इस टॉपिक इंट्रोडक्शन इस तरह से करता हूँ कि जैसे आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जो एल्कीन्स हैं हमारे पास, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस है, कौन सा रिएक्शन एल्कीन्स मेनली शो करती हैं, तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिमिलरली जो हमारे पास बेंजीन है या बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, वो कौन सा रिएक्शन हमारे पास शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसी तरह से गाइस जो हमारे पास अल्काइल हलाइड है, जब वो केमिकली किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो कौन से टाइप के रिएक्शंस हमारे पास शो करते हैं, उन सारी रिएक्शंस की डिटेल आज अपन इस लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से समझने के लिए। तो हमारे पास हेडिंग है गाइस, हमारे पास हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड। ठीक है, सिंपली अपन बात करेंगे अल्काइल हलाइड की, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड, या मैं बोल सकता हूं हेलो एल्केन। ठीक है, अराइल हलाइड की बात अपन अभी यहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, उसको भी करेंगे, लेकिन अपन पहले ये टॉपिक खत्म करेंगे, फिर अपन अराइल हलाइड की भी बात करेंगे। तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन अपने को देखने हैं अल्काइल हलाइड में, तो सबसे पहला होता है हमारे पास NSR। कौन सा गाइस, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस इज योर फर्स्ट वन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा है मेरे पास गाइस, एलिमिनेशन। दूसरा होता है दूसरे टाइप का रिएक्शन जो अल्काइल हलाइड शो करते हैं, वो है मेरे पास एलिमिनेशन। और तीसरा रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम डील करेंगे रिएक्शन विद मेटल, जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रेपरेशन डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत जो हमारे लिए एज फार एज सीबीएसई इज कंसर्न इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट अगर मैं बात करूं तो इस लेक्चर की गाइस, तो इस लेक्चर में हम आज डीपली फोकस करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कितने टाइप का होता है, क्या इनका मैकेनिज्म है, सारी की सारी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर सीबीएसई इज कंसर्न, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पास फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्म डिस्कस करूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज R एंड दिस इज L। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं लीविंग ग्रुप। L को क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, L को अपन बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो जब अपन किसी इस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हम रिएक्शन करा दें न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्या होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। एनायंस हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, तो वो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। तो मान लो कि किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हम RL की रिएक्शन करा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, जैसा कि नाम बता रहा है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन मींस न्यूक्लियोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो होता क्या है, यहां से हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहां से ये L निकल जाए, ठीक है, ये जो RL बॉन्ड है, मान लो ये पोलर बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो उसकी वजह से ये L निकल जाए, तो L निकल जाएगा और उस L की जगह हमारे पास कौन आ जाएगा गाइस, उस L की जगह हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो साथ में हमें क्या मिलेगा, L-। तो ये है हमारे पास एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन और एक जनरल रिप्रेजेंटेशन किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसका दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम L को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो भी दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अंडरस्टूड, राइट। अब इसमें हमने थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे अपने को थोड़ा सा एक और पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वो है हमारे पास, उसको मैं एज अ नोट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, नोट, वो है हमारे पास गाइस लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी।
किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं लीविंग ग्रुप एबिलिटी की, ठीक है। अब मतलब क्या है लीविंग ग्रुप एबिलिटी का? तो सपोज करिए मेरे पास अल्काइल हलाइड है, RF है, ठीक है, मेरे पास है RCl है, मेरे पास है RBr है और मेरे पास है RI। ये सारे के सारे मेरे पास अल्काइल हलाइड है। दिस इज फ्लोराइड, दिस इज क्लोराइड, दिस इज ब्रोमाइड, दिस इज आयोडाइड। तो सपोज करिए कि ये सारे के सारे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या कंपेयर करना है? हमें कंपेयर करना है ऑर्डर ऑफ NSR और ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ NSR। हमें रेट का कंपैरिजन करना है RF का, RCl का, RBr का, RI का, ठीक है। सपोज करिए सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। हमें ये देखना है कि कौन सबसे तेजी से देगा, कौन सबसे फास्टर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसको सोचने का फंडा ये है कि जहां से जितनी जल्दी से ये L निकलेगा, जितनी जल्दी से L निकलेगा उतनी जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उतना ही फास्ट उस रिएक्शन का क्या होगा? रेट। तो मैं बोल सकता हूं कि जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा हमारे पास क्या होगा? जितना अच्छा हमारे पास लीविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो अगर मैं रेट ऑफ NSR की बात करूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस? लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतना ही ज्यादा रेट, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतना ही ज्यादा रेट। आप बात समझ रहे हो मेरी? राइट, ओके। अब हमें देखना है कि यार कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा लीविंग ग्रुप हमारे पास अच्छा है, ठीक है। तो आपको मैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी के रिगार्डिंग एक बात बता दूं। लीविंग ग्रुप एबिलिटी ओके के लिए एक मैं पॉइंट लिखता हूं यहां पे फॉर लीविंग ग्रुप एबिलिटी। वीक बेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई एम टेलिंग यू, वीक बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप, वीक बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप। LG लिखूंगा मैं शॉर्ट फॉर्म में, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, क्या कि वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। जो बेस जितना ज्यादा वीक होगा वो उतना ही अच्छा हमारे पास लिविंग ग्रुप, उतना ही अच्छा हमारे पास लिविंग ग्रुप होगा, उतना ही अच्छा हमारे पास क्या होगा गाइस? उतना ही अच्छा हमारे पास क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहां पे लिविंग ग्रुप क्या है? यहां पे लिविंग ग्रुप है F-, क्योंकि जब ये निकलेगा तो F- की फॉर्म में निकलेगा। यहां पे लिविंग ग्रुप है गाइस Cl-, यहां पे लिविंग ग्रुप है मेरे पास Br-, और यहां पे मेरे पास लिविंग ग्रुप है I-। ये है मेरे पास लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। अब हमें दीज आर माई लिविंग ग्रुप। अब हमें डिसाइड करना है कि इनमें से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है। तो हमें यह ढूंढना है कि इन F-, Cl-, Br- और I- में हमारे पास जो वीक बेस है वो कौन सा है। क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी कि वीक बेस जो होते हैं हमारे पास, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। जो हमारे पास वीक बेसिस हैं वो हमारे पास क्या होते हैं गाइस? वो होते हैं हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप। तो अब हम कैसे पहचानें कि कौन सा वीक बेस है? तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बना लेते हैं। जैसे F- अगर बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा HF, आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में देख चुके हो। सिमिलरली Cl- का कॉन्जुगेट एसिड होगा HCl, सिमिलरली Br- का कॉन्जुगेट एसिड होगा HBr, और I- का कॉन्जुगेट एसिड होगा मेरे पास HI, ठीक है। बात समझ आई? तो जब भी हमने लिविंग ग्रुप एबिलिटी निकालनी है तो आप उसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो, जैसे कि मैं यहां पे कॉन्जुगेट एसिड बना रहा हूं। अब हमें हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, अगर आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़ा है, कि हम एसिड के लिए हम डिफाइन करते हैं कॉन्जुगेट बेस, और बेस के लिए अपन डिफाइन करते हैं कॉन्जुगेट एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। एसिड के लिए क्या लिखते हैं अपन? उसको कॉन्जुगेट बेस, और बेस के लिए क्या लिखते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हमारे पास बेसिस हैं, तो इनके लिए हमने क्या लिखा? कॉन्जुगेट एसिड। और हमें पता है कि यार अगर हमारे पास एसिड वीक होता है तो उसका जो कॉन्जुगेट है, अगर एसिड या बेस वीक होता है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो स्ट्रांग होता है। पता है ना आपको? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी बार अपन इसको ऑर्गेनिक में यूज करेंगे। अगर आपका बेस वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो स्ट्रांग होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो देखो अब हमें कंपेयर करना बहुत आसान हो गया। ये हमारे पास HF है, ये HCl है, HBr है और HI है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो बेसिकली ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स। क्या है मेरे पास? ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स। और आप लोगों को पता होगा कि जो, चाहे मैं बात करूं ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की, ठीक है, या बात करूं ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स की, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप चलते हो तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि HI का बॉन्ड बहुत बड़ा बॉन्ड है, तो उससे H+ निकालना काफी आसान है, तो HI हमें इजिली H+ देगा। तो यहां पे
HF, HCl, HBr और HI में, ये NCERT का क्वेश्चन है ग्रुप 16 का, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या है मेरे पास गाइस, ये है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो बेस होगा, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बताया, इसका जो बेस होगा गाइस वो क्या होगा मेरे पास, वीक। इसका जो बेस होगा मेरे पास क्या होगा, वीक, ठीक है। और यहां पे HF मेरे पास वीक एसिड है, HF मेरे पास वीक एसिड है इनके रिस्पेक्ट में। अगर ये वीक एसिड है तो इसका जो मेरे पास जो F- आ रहा है, ये कौन सा बेस होगा मेरे पास, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे हो कि मैं किस तरह से लिख रहा हूं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि कौन यहां पे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप लोग बोल दोगे कि वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, सिंस इट इज अ वीकेस्ट बेस इट इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप, एंड सिंस इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इट इज अ वर्स्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो अब हम बात कर रहे थे कि अब रेट क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, RF, RCl, RBr और RI का रेट क्या होगा। तो अब आप बोलोगे कि सर I- सबसे जल्दी भाग जाएगा क्योंकि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, सबसे जल्दी भाग जाएगा तो इसको न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इसके लिए हमारे पास जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सो दिस इंप्लाइज, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, द रेट ऑफ NSR, the rate of nucleophilic substitution reaction is RF guys, then we have RCl, then we have RBr, and then we have RI. So this is your rate, this is your rate for nucleophilic substitution reaction, ठीक है। तो आपसे हमारे पास, अगर मैं CBSE के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो CBSE में आपसे ये क्वेश्चन तो पूछते ही हैं कि रेट का बताओ, ठीक है। तो ये तो सबको आता है, इजी है। लेकिन आपसे इंस्टेड ऑफ दिस आपसे लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकते हैं कि इनमें से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। जितना ज्यादा बेस वीक होगा वो उतना ही अच्छा हमारे पास, उतना ही अच्छा हमारे पास क्या होगा, उतना ही अच्छा हमारे पास लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं। हमने देख लिया कि मतलब क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। और कैसे अपन रेट कंपेयर करेंगे, अल्काइल फ्लोराइड, वो भी अपने को सारी की सारी बातें समझ आ गई। अब देखो हमारे पास जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा सिलेबस है CBSE का, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो गाइस, जब हमारे पास ये रिएक्शन होता है तो इसके दो तरीकों से ये रिएक्शन हो सकता है। और भी कई तरीके, बहुत तरीके जो आप हायर क्लासेस में देखोगे, बट एज फार एज जो CBSE इज कंसर्न, तो ये रिएक्शन जो है मेरे पास NSR, ये मेरे पास चलता है दो तरीकों से। कितने तरीकों से चलता है दोस्तों, ये चलता है मेरे पास दो तरीकों से। तो जो फर्स्ट तरीका है हमारे पास वो होता है हमारे पास SN1 मैकेनिज्म, और जो सेकंड वे है हमारे पास वो होता है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म। तो अब एक एक करके हम सबसे पहले SN1 को उठाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, और फिर उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में, वो भी मैं सारी की सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे पास SN1 के साथ। तो गाइस, अब देखिए SN1 मैकेनिज्म इज द हेडिंग। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन RX इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू RNU प्लस X-। तो ये है हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं मान के चल रहा हूं कि इस रिएक्शन का जो पाथ है, जिस तरीके से ये रिएक्शन आगे चल रहा है या प्रोसीड कर रहा है, वो है इसका लेट्स से SN1, ठीक है। तो अगर ये SN1 से चलेगा तो फिर इसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके CBSE में डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ SN1 पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जाता है हमारे पास 2 मार्क्स का। राइट द मैकेनिज्म फॉर SN1। तो क्या है मेरे पास SN1 मैकेनिज्म, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो इसमें हमारे पास होता है स्टेप 1। सो स्टेप 1 में हमारे पास अल्काइल हलाइड है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास गाइस स्टेप 1 में, स्टेप 1 में है हमारे पास अल्काइल हलाइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन X एंड कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो होता क्या है फर्स्ट स्टेप में होता है इसका आयोनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप में होता है इसका आयोनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप वाटर ले सकते हो, राइट।
इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन फर्स्ट स्टेप। मानते हैं, देखो किसी को पता नहीं कि ऐसा हो रहा है, मैकेनिज्म इज ऑलवेज प्रपोज्ड, सोचा जाता है, साइंटिस्ट सोचते हैं कि अच्छा ऐसी पॉसिबिलिटी है, वो देखते हैं कि हमें ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ऐसा प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है, तो सारी पॉसिबिलिटीज को वो चेक करते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास SN1 में ये है कि RX टूट जाए, आयनाइज कर जाए, किसमें हमारे पास बन जाए R+ और बन जाए X-। ठीक है, तो ये बैकवर्ड भी आ सकता है रिएक्शन। तो ये है मेरे पास रिवर्सिबल स्टेप। ठीक है, तो मेरे पास स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में मेरे पास होता है आयोनाइजेशन, और ये रिवर्सिबल भी है। और अगर ये रिवर्सिबल है तो इसको बोलते हैं अपन स्लो स्टेप। क्या बोलते हैं रिएक्शन का इसको गाइस, इसको अपन बोलते हैं स्लो स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 दैट इज आयोनाइजेशन इज द स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप इज RDS, इट इज RDS। आप जानते हैं कि स्लो स्टेप ही हमारे पास क्या होता है, स्लो स्टेप ही हमारे पास होता है RDS। RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसपे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, वो सिर्फ हमारे पास स्लो स्टेप ही है, तो इट इज अ RDS। ठीक है, ये है हमारे पास स्टेप 1 सॉरी। तो स्टेप 1 आयनाइजेशन, और कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप फर्स्ट। अब देखो फिर क्या सोचा हमने, कि हमने सोचा कि ठीक है स्टेप 1 तो हो गया, अब स्टेप 2 में क्या है कि ये जो मेरे पास R+ बना, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कार्बोकेटायन, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेरे पास R+ बना, अब क्या हुआ कि इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उसको पॉजिटिव चार्ज दिखा, वो पटाख से R पे आके जुड़ गया और उसने बना लिया RNU। क्या बना लिया उसने, RNU। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप होता है हमारे पास SN1 का, वो होता है हमारे पास फास्ट स्टेप। कौन सा स्टेप होता है गाइस हमारे पास, कौन सा स्टेप होता है हमारे पास, फास्ट स्टेप, बिकॉज यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज जनरली फास्ट स्टेप ओनली। ठीक है, हमारे पास कैसा है गाइस, फास्ट स्टेप। तो सबसे पहले हमें SN1 के रिगार्डिंग क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें SN1 के रिगार्डिंग जो पता होना चाहिए, वो मैं सारी की सारी चीजें यहां पे लिख रहा हूं कि स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग SN1, राइट। तो व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स, सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज 2-स्टेप मैकेनिज्म, इट इज 2-स्टेप मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है गाइस इसका है हमारे पास 2-स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप में चलता है। फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन होगा, फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन ऑफ RX, सेकेंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इट इज 2-स्टेप मैकेनिज्म। सेकेंड, इन RDS, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। इन RDS फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। तो हमारे पास जो RDS है उसमें फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बोकेटायन का। सो इन RDS फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस, ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। तो हमारे पास RDS और SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट मतलब थोड़े टाइम के लिए बनेगा और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनता है हमारे पास, कार्बोकेटायन, और ये हमारे पास बन रहा है स्लो स्टेप में। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में यहां पे लिख रहा हूं, रेट फॉर SN1 मैकेनिज्म और SN1 रिएक्शन। तो हमारे पास जो रेट है SN1 का जो हमारे पास रेट है गाइस, वो डिपेंड करता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। किस पे डिपेंड करता है गाइस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, राइट। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही ज्यादा हमारे पास रेट होगा किसके लिए, SN1 के लिए। ठीक है, तो ये चर्चा अपन करेंगे, बट अभी सिर्फ आपको स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं। तो इट इज अ 2-स्टेप मैकेनिज्म। इन RDS फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस एंड रेट फॉर SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा SN1 का रेट। ओके, आपको ठीक है, आप बोलोगे 2 पॉइंट अपने को क्लियर हो गए। अब देखो हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। अगर मेरे को इसके लिए लिखना है रेट लॉ ऑफ SN1, तो इंपॉर्टेंट है। आप केमिकल काइनेटिक्स में जान चुके हैं कि रेट लॉ हम हमेशा स्लो स्टेप के लिए लिखते हैं। तो ये है हमारे पास स्लो स्टेप। और रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
raised to power their stoichiometric coefficient if mechanism of that reaction is known to you. अदरवाइज तो रेट लॉ हम थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते हैं. रेट लॉ इज अ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, बट इफ यू नो द मैकेनिज्म एंड इफ यू नो द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, हम रेट लॉ डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो अब मेरे को मैकेनिज्म पता है, तो इसके लिए मैं रेट लॉ लिखूंगा. तो आप लोग मेरी हेल्प करिए. रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू क्या है हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट, सिर्फ आर एक्स. क्या है हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट? आर एक्स. ठीक है, तो आर एक्स. ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सॉल्वेंट भी तो है, तो सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है, और शायद आप लोगों को पता होगा कि जो भी चीज़ एक्सेस में होती है उसको अपन रेट लॉ में कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कोई भी इंपैक्ट रेट पे नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे आ गया आर एक्स रेज़ टू पावर 1. ठीक है, तो अब देखिए हम इसको SN1 क्यों बोलते हैं. हम इसको SN1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं इससे आपसे इसका ऑर्डर पूछूं तो इसका ऑर्डर है 1. क्या है इसका ऑर्डर? 1. तो अब देखिए क्यों पड़ा इसका नाम SN1. तो 1 स्टैंड फॉर ऑर्डर. 1 मींस यूनिमोलिक्यूलर. ठीक है, तो क्या बोलते हैं अपन इसको? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर. तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट रेट लॉ फॉर SN1 मैकेनिज्म एंड राइट इट्स रेट, राइट इट्स ऑर्डर. तो व्हाट इज इट्स ऑर्डर? इट्स ऑर्डर इज 1. ओके, तो ये था मेरे पास फर्स्ट पॉइंट कि 2 स्टेप का मैकेनिज्म है. पहला स्टेप इसका स्लो है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और RDS में कार्बोकेटाइन बनता है. तो जो रेट है SN1 का वो किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के. ओके, और फोर्थ मैंने लिख दिया कि ये है इसका रेट लॉ. अब एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखता हूं, द रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट. रेट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी. द रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ rate of SN1 is independent of concentration. Rate of SN1 is independent of concentration of nucleophile. Very very important statement. देखिए हमारे पास अगर आप इसका रेट लॉ देखोगे तो हम इसके रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल को मेंशन ही नहीं कर रहे हैं. अब अपन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में आ रहा है वो सेकंड स्टेप में आ रहा है, और जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप का रेट लॉ से कुछ भी लेना देना नहीं है. किसका लेना देना है रेट लॉ से? सिर्फ स्लो स्टेप का. तो सिंस न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि आप 1 मोलर न्यूक्लियोफाइल लो या 2 मोलर न्यूक्लियोफाइल लो, 10 मोलर न्यूक्लियोफाइल लो, उससे SN1 की रेट पे कोई भी फर्क नहीं आएगा. राइट, सो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट. ठीक है, अब एक और मैं यहां पे बात लिख दूं. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे रेट ऑफ SN1, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया RF, RCl, RBr, RI, मैंने लिख दिया रेट ऑफ SN1. तो देखो यहां पे जैसे ही आप लीविंग ग्रुप हटाओगे तो बनेगा तो सब में R+++, कार्बोकेटाइन सेम बन रहा है. तो इसका मतलब अब अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से तो डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम किससे डिसाइड करेंगे? फिर हम डिसाइड करेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी से. किसमें सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इजीली हो सकता है? जो लिविंग ग्रुप अच्छा है. कौन अच्छा है? लिविंग ग्रुप I-. तो फिर हमारे पास रेट क्या होगा SN1 के लिए? यही होगा. पूरी NCERT में 3-4 क्वेश्चन भरे पड़े हैं इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड. क्लियर गाइस? सो दिस इज योर 5th पॉइंट रिगार्डिंग SN1. और भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग SN1, तो वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. ठीक है, बट एक लास्ट पॉइंट लिख लो, कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट. कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. हमारे पास रीअरेंजमेंट क्या है? हमारे पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. तो रीअरेंजमेंट की बात मैं आप लोगों से ऑलरेडी कर चुका हूं. किसमें? लुकास रीएजेंट में. मैंने बताया था आपको कार्बोकेटाइन के पास एक पावर है रीअरेंजमेंट करने की. ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है क्योंकि वो सारा का सारा गेम चेंज हमारे पास कर देती है. ठीक, ओके, तो मेरे को कंक्लूड करने दो मैंने क्या बताया आप लोगों को.
कंक्लूड करता हूं कि सबसे पहले आप इसको स्किप नहीं कर सकते कि सर मैं SN1 मैकेनिज्म छोड़ दूंगा, नहीं, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 से चल रहा है तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रखो कितने स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप का। पहला स्टेप होता है आयोनाइजेशन, जिसमें RH का बॉन्ड टूटता है और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है R+ और X-। और पहला स्टेप ही हमारे पास स्लो स्टेप है क्योंकि उसमें अपन बॉन्ड तोड़ रहे हैं, राइट। क्या है हमारे पास, स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल है, और उसी वही हमारे पास RDS होता है। इसका मतलब अगर मेरे को रेट लॉ लिखना है तो मेरे को रेट लॉ लिखना है सिर्फ फर्स्ट स्टेप के लिए। और सिंस हमारे पास RDS में कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है तो जो रेट होगा हमारे पास SN1 का, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, ओके। ऑर्डर क्या है SN1 का, 1, तभी अपन इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, राइट। सिंस रेट लॉ में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल का नामो निशान नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RX और यहाँ पे लिख सकता हूँ NU का पावर 0, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके और अगर RF, RCl, RBr और RI में पूछ ले आपसे कंपैरिजन, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे सेम टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा R+, तो फिर हम डिसाइड करेंगे लीविंग ग्रुप एबिलिटी से। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे SN1 में। ठीक है गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई एम ट्राइंग टू से हियर। क्लियर? ओके। अब हमारे पास देखिए NCERT तो भरी पड़ी है हमारे पास SN1 SN2 के रेट कंपैरिजन के क्वेश्चन से, तो वो हम करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो अपन करेंगे। बट वो करेंगे जब मैं आपको SN2 भी बता दूंगा, फिर इस साइड अपन SN1 का कंपैरिजन कर लेंगे और इस साइड SN2 का, तो फिर अच्छा चलेगा, पैरेलली चलेगा, तो मजा भी आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है। बट एक और बात है रिलेटेड टू SN1, जो बात है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, और इस बात पे भी CBSE में बात करते हैं। ओके, सो वो बात भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अभी जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो देखिए एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए ये है मेरे पास H, ये है मेरे पास Cl और ये है मेरे पास, इसको बोलते हैं अपन वेज लाइन। ये इस पे है मेरे पास लेट्स से CH2 CH3, एक ही ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH3, और इसको बोलते हैं अपन डैश लाइन। डैश लाइन पे है मेरे पास मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एक सिचुएशन मान ली अपन ने कि हमारे पास इस तरह का एक अल्काइल हलाइड है। ओके, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, ऐसे बना देता हूँ बॉन्ड CH2 CH3, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ये है मेरे पास एक टेट्राहेड्रल कार्बन, तो काफ़ी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारे पास टेट्राहेड्रल कार्बन 3D में दिखता है। ठीक है, ओके। आप देखिए इसको मान लीजिए आप हाइड्रोजन और इसको मान लीजिए क्लोरीन। तो ये जो सिंपल बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनको मैं बोर्ड पे लिख सकता हूं, ये बोर्ड के प्लेन में है। मतलब जिस प्लेन में मेरा बोर्ड है, अगर मैं इसको x बोलूं इसको y बोलूं, तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड है ये XY प्लेन में है, मतलब ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। अब जो मैंने यहाँ पे डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है जिसपे मिथाइल इथाइल ग्रुप है CH2 CH3, वो बॉन्ड है आपकी तरफ, ये है इथाइल। तो जब भी अपन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 3D में रिप्रेजेंट करना होता है तो अपन वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। तो ये जो CH2 CH3 है ये आपकी तरफ है, दिख रहा है CH2 CH3, ठीक है। और जो CH3 है जो कि डैश लाइन पे है, डैश डैश, वो है मेरी तरफ, ये देख रहे हो, ये दिस वो है मेरी तरफ। तो इसको बोलते हैं, जो भी लाइन पे होता है वेज लाइन पे, वो होता है आउट ऑफ प्लेन, ये बोर्ड के प्लेन से बाहर है, आपकी तरफ है। ठीक है, और जो होता है इन द प्लेन जैसे CH3 है, तो ये उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डैश लाइन से। ठीक है, तो ये आपने को बात समझ आ गई। अब इसमें हम बात कर रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो अगर मैं आपसे पूछूं गाइस कि क्या ये लिखा हुआ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है, मेरे को आंसर चाहिए। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि अगर आपको CBSE लेवल पे मतलब चेक करना है कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, क्या ये कायरल है या नहीं है, तो मैंने बोला कि सबसे पहले आप चेक करिए कि अगर एक ही कायरल कार्बन है उस कंपाउंड में, इफ ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, सो वी कैन से दैट इट इज 100% ऑप्टिकली एक्टिव।
और कोई चीजें देखने की जरूरत है ही नहीं, और सीबीएसई में आपको देखनी भी नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको एक ही कायरल कार्बन मिलेगा। तो यहां पे एक ही कायरल कार्बन है। क्या होता है कायरल कार्बन, ऐसे मत देखिए, क्या होता है कायरल कार्बन ऑलरेडी बता चुका हूं कि sp3 कार्बन होना चाहिए और उसकी चारों की चारों वैलेंसीज, सिंस कार्बन इज टेट्रावैलेंट, उसकी चारों की चारों वैलेंसीज हमारे पास डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक H से सेटिस्फाइड है, एक Cl से सेटिस्फाइड है, एक CH3 से सेटिस्फाइड है, एक CH2 CH3 से सेटिस्फाइड है। तो यस, ये कायरल है। अब हम सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, SN1। तो अगर ये SN1 करेगा तो 2 स्टेप में करेगा। तो सबसे पहले क्या हरकत करेगा स्टेप 1 में, तो स्टेप 1 में ये बोलेगा कि मैं तो हो जाऊंगा आयनाइज, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हमें पता है ये स्टेप रिवर्सिबल होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आयोनाइज, ठीक है। अब आयोनाइज होगा तो हमें मिलेगा H, अब बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, CH2 CH3 और यहां मिलेगा CH3 प्लस Cl माइनस, ठीक है। सॉरी, यहां पे बनेगा पॉजिटिव और यहां पे बनेगा Cl माइनस, Cl माइनस। क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो दिस इज योर स्टेप 1, आयोनाइजेशन। क्या हो रहा है स्टेप 1 में, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हो गया आयोनाइजेशन। ये क्या बन गया दोस्तों हमारे पास, क्या बन गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन। बताया था तुम लोगों को, इंटरमीडिएट है SN1 का कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं कि कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आई थिंक सबको पता है, sp2। कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन, 3 बॉन्ड, ना कोई लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर, 3 सिग्मा, तो sp2। अगर sp2 है तो ये जो मेरे पास शेप है इसका, ये शेप कौन सा है मेरे पास, ये शेप है मेरे पास ट्रायगोनल प्लेनर। कौन सा शेप है गाइस, कौन सा शेप है, ट्रायगोनल प्लेनर। इसका मतलब ये जो कार्बन था टेट्राहेड्रल कार्बन, अब ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया sp2 कार्बन में ना, सिंपल, ये sp2 कार्बन, सिंपल ट्रायगोनल प्लेनर, दिस इज द ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ठीक है। ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया। अब सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, ये हो गया स्टेप 1। अब क्या है कि स्टेप 2 में कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो मान लो कि हमारे पास स्टेप 2 में है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है स्टेप 2 में। तो ये है हमारे पास हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अब इस बात को समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, कई लोगों के भेजे में नहीं घुसती है, बट आपको घुसानी है, राइट। तो ये है मेरे पास कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब मेरे को न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और न्यूक्लियोफाइल तो उतावला है कि उसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, उसको अटैक करना है। अब सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास कौन सा कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन एक प्लेनर स्पीसीज है। क्या है हमारे पास कार्बोकेटाइन, एक कार्बोकेटाइन है हमारे पास एक प्लेनर स्पीसीज। तो पहले जो सिचुएशन थी, तो पहले हमारे पास सिचुएशन थी इस तरह की, ये थी सिचुएशन हमारे पास, ठीक है, ये थी सिचुएशन। अब सुनना बिल्कुल डायग्रामेटिकली आपको मॉडल से समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अब ये थी सिचुएशन, अब ये था Cl, ये Cl भाग गया, यहां से भाग गया Cl, देख लो भाग गया। और अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया कार्बोकेटाइन, बन गया कार्बोकेटाइन, ये प्लेनर शेप बन गया कार्बोकेटाइन। अब सुनो ध्यान से, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। अब आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज लाइक आई एम कमिंग, दिस इज न्यूक्लियोफाइल आई एम कमिंग। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास 2 रास्ते हैं आने के। कैसे, जिस साइड से आपने Cl हटाया है, पहले इस साइड Cl था, जिस साइड से Cl हटा उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दिख रहा है आपको, जिस साइड से Cl हटा उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो ये बात मैंने आपको, अगर आपको याद है तो पिछले लेक्चर में बताई है कि जिस साइड से लीविंग ग्रुप जाए उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए। तो इस सिनेरियो में जो हमारे पास कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज नहीं होता है। मैंने बोला कि कायरल कार्बन 2 कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है, R या S। अगर सपोज करिए कि इस कायरल कार्बन का कुछ कॉन्फ़िगरेशन था, मान लो R था,
तो जिस साइड से हमारा Cl निकला उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये एक पॉसिबिलिटी है, उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आ गया तो फिर क्या इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब उस टाइम यहां पे क्या रहेगी? रिटेंशन। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्यों है, क्या प्रॉब्लम है? अगर इस तरह से आ सकता है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के पास तो आने का एक और तरीका भी है कि जिस साइड से Cl निकला है उसकी अपोजिट साइड से आ जाए, इस साइड से आ जाए, उसमें क्या दिक्कत है? बट अगर, अब सुनना मेरी बात, अगर अब वो जिस साइड से Cl निकला है उसकी अपोजिट साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आ गया तो अब क्या होगा? अब हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन। मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, तभी वो बेसिक चीजें पढ़ाई हुई है। मैंने बोला था कि मैं सीधा यूज करूंगा SN1 और SN2 में। अगर सेम साइड से न्यूक्लियोफाइल, जिस साइड से आपका लीविंग ग्रुप जा रहा है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो रिटेंशन होता है, और जिस साइड से, सपोज करिए जिस साइड से लीविंग ग्रुप जा रहा है उसकी अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आए तो क्या होता है? इन्वर्जन होता है। तो इसका मतलब कि SN1 में हमारे पास दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज है। हमारे पास रिटेंशन भी हो सकता है, सेम साइड से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, और हमारे पास सेम साइड से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, और हमारे पास अपोजिट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। क्योंकि ये जो स्पीसीज हमारे पास बन रही है ये है प्लेनर स्पीसीज, तो इसमें फ्रंट अटैक, बैक अटैक दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। इसका मतलब, आई होप आप लोग समझ रहे हो, इसका मतलब यहां पे दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। मान लो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम सेम साइड, ओके, तो मान लो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक्स फ्रॉम सेम साइड, अटैक्स फ्रॉम सेम साइड, अटैक्स फ्रॉम सेम साइड। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक करा सेम साइड से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? H, ठीक है, ओके, और कन्वर्ट तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल में, ठीक है, और मान लो कि वही अपने पास बन गया CH2, ठीक है, CH2 CH3, और ये था मेरे पास CH3, और यहां से मेरे पास आ गया Cl। ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास, एक तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना? इसमें हुआ रिटेंशन, इसमें क्या हुआ? रिटेंशन। जो कॉन्फिग सेम साइड से अटैक फ्रॉम द सेम साइड, जिस साइड से लीविंग ग्रुप गया उसी साइड से अगर हमारे पास, सॉरी यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसी साइड से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ गया तो होगा हमारे पास रिटेंशन। एक और पॉसिबिलिटी है कि जिस साइड से आपका लीविंग ग्रुप गया उसकी अपोजिट साइड से, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बिना वेज एंड डैश के भी, है ना, लिख सकते हैं वेज एंड डैश में भी, ओके। तो ऐसे अगर आपको इस तरह से लिखना है तो इस तरह से लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब जिस साइड से आपका लीविंग ग्रुप गया उसकी अपोजिट साइड से, उसकी अपोजिट साइड से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ गया, उसकी अपोजिट साइड से हमारे पास क्या आ गया गाइस? उसकी अपोजिट साइड से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो उस केस में सो गाइस अब हमारे पास हो जाएगा इन्वर्जन, क्योंकि जिस साइड से हमारा लीविंग ग्रुप गया उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया, तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे हमें मिलेगा इन्वर्जन। क्या मिलेगा? इन्वर्जन। आपको ऑलरेडी मैं ये कंसेप्ट बता चुका हूं इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का, कि अगर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड से अटैक करे, जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? इन्वर्टेड। तो ये मिलेगा हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है सबको? क्लियर है सबको? ओके। अब अगर आप इस फॉर्म और इस फॉर्म को कंपेयर करोगे तो ये दोनों की दोनों फॉर्म हमारे पास एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस। एक दूसरे की क्या है? ये मिरर इमेजेस। आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आप मिरर लगा दो, सपोज करो कि आप इसके सामने मिरर लगा दो, यहां पे मिरर लगा दो, तो कौन सी फॉर्म मिलेगी आपको? बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ दिखेगा आपको मिरर में। आप समझ रहे हो मेरी बात की नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सा आपको मैं इसको 3D से, आई थिंक थोड़ा सा मैं आपको इसको 3D से एक्सप्लेन करता हूं, आपको ज्यादा सही तरीके से समझ आएगा। ठीक है, देखिए ये था मेरे पास, एक तो ऐसा प्रोडक्ट मिला मेरे को, देखो, ठीक है, एक तो ऐसा प्रोडक्ट मिला, ऐसा प्रोडक्ट मिला, और एक ऐसा प्रोडक्ट मिला, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला। एक मिनट, ओहो, एक क्या मिला दोस्तों मेरे को? एक मेरे को मिला इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब वो प्रोडक्ट
और ये प्रोडक्ट एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस। अगर आप इधर मिरर लगा दोगे तो ये वाला बॉन्ड आपको यहां दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे पास है प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट, ये क्या है एक दूसरे की मिरर इमेजेस। क्या है एक दूसरे की मिरर इमेजेस। और कैसी मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे पे इम्पोज नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो हमें यहां पे प्रोडक्ट में मिला, हमें मिला पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, बताया था आपको, एनेंशियो, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। क्या मिले अपने को, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। क्या मिले, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। और हमें ऐसा अपन थ्योरेटिकली मानते हैं कि हमें 50% ए प्रोडक्ट मिला, इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो, 50% ए मिला और 50% हमें बी मिला। सो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट SN1 में हमें मिला रेसिमिक, हमें क्या मिला दोस्तों, हमें मिला रेसिमिक मिक्सचर, हमें मिला रेसिमिक मिक्सचर। तो ऐसा बोला जाता है कि जब हमारे पास, ओके, हियर आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट, in case of optically active alkyl halide RX, in case of optically active alkyl halide, racemization takes place, racemization takes place। तो मैं बोल सकता हूं कि during SN1 reaction racemization takes place if we start with optically active alkyl halide। ओके, तो ये थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट गाइस, किसके बारे में, ये थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास SN1 के बारे में। तो एक रिफ्रेश मारते हैं SN1 का, क्योंकि काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो अब सुनना ये रिफ्रेश क्या है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ट्रू और फॉल्स, और आपने मेरे को उनका आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक एक्सरसाइज करा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि SN1 में का ऑर्डर क्या है, SN1 का ऑर्डर क्या है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ SN1। तो क्या बताया, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। कितने स्टेप का रिएक्शन है, कितने स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप का। स्टेप 1 में क्या होता है, आयोनाइजेशन, RX कन्वर्ट होता है R+ और X- में, और जो हमारे पास स्टेप 1 होता है इस रिएक्शन का, वही हमारे पास क्या होता है, स्लो स्टेप, ठीक है। तो जब अपन रेट लॉ लिखेंगे SN1 के लिए तो सिर्फ अपन फर्स्ट स्टेप के लिए लिखेंगे, और फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमारे पास RX ही प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट को अपन नहीं लिखते हैं सिर्फ, क्योंकि सॉल्वेंट तो एक्सेस है, RX प्रेजेंट होता है, तो हम लिखते हैं R = K RX⁻1। तो अब आप मेरे को बताओ, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ट्रू और फॉल्स। डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉल्स। इट डजंट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल तो आता ही नहीं है, ठीक है। ऑर्डर 1 है, 2 स्टेप है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो कैसे अपन रेट डिसाइड करते हैं SN1 की, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही ज्यादा उस रिएक्शन का रेट होगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज्यादा रेट। और हमारे पास SN1 में अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का SN1 करा रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अंडरगो SN1, सो रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग SN1। रेसिमाइजेशन का मतलब अगर हमारे पास जिस साइड से लीविंग ग्रुप जा रहा है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए तो फिर रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जिस साइड से आपका लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसकी अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। तो इनका हमें 50-50% मिक्सचर मिलता है, थ्योरेटिकली हम ऐसा बोल सकते हैं। तो दैट इज वाई ड्यूरिंग SN1 रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है सबको। तो ये था गाइस SN1 रिएक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चंस हमारे पास एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न, कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो जितने भी हमारे पास NCERT में, यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा, इंटेक्स भी ट्राई कर लूंगा, इंटेक्स भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है SN1 पे बेस्ड, वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। राइट, लेट्स स्टार्ट। सो आइए गाइस, अब डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चंस, देखना कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 100% क्वेश्चन आता है एक हमारे पास CBSE में, ओके। और कॉम्पिटिटिव के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट वो अपन एक अलग सीरीज में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए हमें कंपेयर करना है रेट किसके लिए, SN1 के लिए। तो जब भी मैं बोल दूं SN1 के लिए,
तो हमें देखना होता है कि रेट एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है लीविंग ग्रुप एबिलिटी पे। अगर लीविंग ग्रुप डिफरेंट है तो जिसका जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतना ज़्यादा रेट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ही ज़्यादा मेरे पास रेट होगा। तो ये फैक्टर्स हैं हमारे पास जो रेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे जब हमारे पास ये Cl हटेगा तो कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा? 3 डिग्री का। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जब ये Cl हटेगा तो कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा? 2 डिग्री का। सबको आती है डिग्री देखने। जिस कार्बन में पॉजिटिव आ रहा है वो 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री। सो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन एंड दिस इज 2 डिग्री। और आई होप कि आप लोग जानते हैं कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है कि वाई 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन sp3 कार्बन नेक्स्ट टू C पॉजिटिव, मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसको नहीं बोल रहा हूँ, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन। इन कार्बन को अपन बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इनके साथ जो हाइड्रोजन है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। सेम सिनेरियो इस कार्बन का है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। तो आपको मैं डायरेक्ट बता दूं कि आपको इस तरह से याद रखना चाहिए। याद क्या मतलब, ये कॉन्सेप्ट है जो हम जीओसी में करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। हाँ, 1 डिग्री 2 डिग्री से भी करिए, कोई बात नहीं, बट अगर डिग्री सेम हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास पिक्चर में आएगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। तो 3 डिग्री में हमारे पास होते हैं 9 अल्फा एच, 3 6 9, ठीक है। तो 9 और 2 डिग्री में कितना? ये वाला कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, ये अल्फा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। इसके सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा एच। और यहाँ पे कितने हैं? 9 अल्फा एच। तो मोर अल्फा एच, मोर इज स्टेबल इज द कार्बोकेटायन एंड मोर इज द रेट। तो A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप डिग्री से भी देख सकते हो। अगर डिग्री डिफरेंट है तो फिर कुछ सोचने की बात नहीं है। हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री का 1 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो SN1 पूछ रहा हूँ, तो आप Cl हटाओ, पॉजिटिव लगाओ। यहाँ पे भी आप Cl हटाओ, पॉजिटिव लगाओ। मान लिया कि ओके SN1 से ये रिएक्शन चल रहा है। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन और यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। आपको एक बात बताऊं कि यहाँ तो ठीक है, छोड़ो अभी, 2 डिग्री बनेगा, ये बनेगा 1 डिग्री। मेरे को कंपेयर करना है रेट, तो किसका ज़्यादा? जिसका कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ भी मैं बोल दूंगा A इज ग्रेटर देन B। अगर अल्फा एच से देखना है तो ये कार्बन अल्फा है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये कार्बन अल्फा है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे है मेरे पास 5 अल्फा एच। ये कार्बन अल्फा है, 2 अल्फा एच। जितने ज़्यादा अल्फा एच उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये आंसर आ गया सेकेंड का। अब आओ थर्ड पे, है ना। तो थर्ड पे SN1, तो क्या करते हैं SN1 में? हेलोजन को हटा के हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं पॉजिटिव की, कार्बोकेटायन की, ठीक है। तो आप बोलो कितने डिग्री का कार्बोकेटायन? 1 डिग्री। कितने डिग्री का कार्बोकेटायन? 2 डिग्री। तो ऑब्वियसली 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर उससे तसल्ली नहीं हो रही, अल्फा एच देख लो। ये वाला कार्बन अल्फा, 2 अल्फा एच। ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा। कार्बन नेक्स्ट टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू C पॉजिटिव। तो कितने अल्फा एच? 5 अल्फा एच। मोर अल्फा एच, मोर इज द रेट। तो B इज ग्रेटर देन A। क्लियर? SN1 के लिए यही फंडा चलेगा दोस्तों। हेलो, यही फंडा चलेगा। सिंपल है ना बहुत ज़्यादा यार। लीविंग ग्रुप हटाओ, पॉजिटिव बनाओ, देखो चेक करो पॉजिटिव का स्टेबिलिटी क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्री के मार्क्स। नेक्स्ट आओ। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, तो जो बच्चे सिर्फ ये जानते हैं कि 3 to 1 वो इसमें फंस जाएंगे, ठीक है। देखो आपने हटाया Br, क्योंकि आपसे SN1 पूछ रहा है, आपने हटाया Br, आपने बना दिया पॉजिटिव। अब आप लोग फंस गए। अगर आपसे मैं डिग्री पूछूं तो आप लोग बोलेंगे सर ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री है। और जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो भी एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री है। तो फिर आप बोलोगे यार तो फिर कैसे मैं डिसाइड करूं कि सर ये तो 1 डिग्री है। तो फिर हमें आना पड़ेगा किस पे? अल्फा हाइड्रोजन पे। तभी मैंने आपको एक जनरलाइज अप्रोच बता दी। तो ये वाला कार्बन अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन अल्फा, कार्बन नेक्स्ट टू C पॉजिटिव, कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है,
एक हाइड्रोजन है। तो जितना ज़्यादा अल्फा एच उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे A इज़ ग्रेटर देन B। तो गाइज अगर आपको वो बात पता नहीं होती कि सिर्फ आपको इतना सा पता है कि 3 to 1, तो फिर आप इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, राइट। हाँ वो अपन बोलते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करता हूँ मैं अल्फा एच से। अगर रेजोनेंस और कुछ और आ जाए तो फिर वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो भी सारी बातें करूँगा मैं, उसकी टेंशन नहीं लो आप, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वही SN1 का ही कंपैरिजन कर रहे हैं रेट का। तो ये वाला है कि क्या है सर, ये हलाइड हटाओ पॉजिटिव बनाओ, हलाइड हटाओ पॉजिटिव बनाओ। सर ये तो सरेआम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री का है, तो इसमें अल्फा एच भी चेक करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे 1 अल्फा एच है, यहाँ पे कितने हैं, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, 4 अल्फा एच है ना। ये अल्फा कार्बन है, 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रही है, तो एक बनाएगी हाइड्रोजन से, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका रेट ज़्यादा होगा, तो लिख दूँ मैं B ग्रेटर देन A। ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम NCERT, so you can see that how much simple they are. Okay, question number 1. Now come to question number 2. तो सर आपने बोला था कि सर यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ, तो सर हम वही बना रहे। अरे भाई लोग, अरे देख तो लो, क्या इसमें हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है वो सेम है? क्या इसमें हमारे पास लीविंग ग्रुप सेम है? नहीं है। तो फिर तो कार्बोकेटाइन बनाने की जरूरत नहीं, आप किससे चेक करिए, लीविंग ग्रुप एबिलिटी से, क्योंकि कार्बोकेटाइन दोनों में सिमिलर ही बनेगा, ठीक है। तो आप किससे चेक करिए, लीविंग ग्रुप एबिलिटी से। कौन भाग सकता है जल्दी, कौन छोड़ेगा जल्दी? आंचल I-, क्योंकि वो अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो फिर हमारे पास B इज ग्रेटर देन A बिकॉज इट इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। B बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सिंपल है। Okay, now come to question number 3rd. So this question is from NCERT exercise. ये क्वेश्चन है हमारे पास NCERT एक्सरसाइज का, ठीक है। गुड, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बनाना पड़ेगा कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना पड़ेगा गाइस, हमें बनाना पड़ेगा कंपाउंड। तो मैं, अच्छा इसमें C भी था ना, A था, B था, और यहाँ पे बनेगा 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। तो फिर यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, और यहाँ होंगे 9 अल्फा एच, ठीक है। तो यहाँ पे 5 थे ना, तो यहाँ पे आएगा C, ठीक है। तो सिंपल है वो। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3rd को डिस्कस करने, ठीक है। करें क्वेश्चन नंबर 3rd को डिस्कस। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ ताकि मैं यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर है और वो अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकूँ। देखिए सुनिए मेरी बात, C6H5 का मतलब होता है फिनाइल बोल दो और बेंजीन बोल दो ना, ठीक है ना। अब ये तो बन गया। अब इससे अटैच है CH2Br, तो ये है फर्स्ट का स्ट्रक्चर। सेकेंड देखिए C6H5 बनाइए, बेंजीन रिंग, उसके साथ लगा है CH। अब CH की ब्रैकेट में एक और C6H5, मतलब इस CH के साथ एक और बेंजीन रिंग अटैच्ड है, और फिर हमारे पास लगा हुआ है Br। तो ये किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड आइए, हमारे पास है बेंजीन रिंग C6H5, हमारे पास है CH, एक लगा है CH3 और एक लगा है Br। तो this one is your third, right? Come to the next. We have C6H5, we have carbon, there is CH3, there is another benzene ring, है कि नहीं, C6H5, और this is Br. Agree? Okay. अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है यार, करना है डिस्कशन अपने को SN1 की रिएक्टिविटी का। तो देखना क्या है गाइज, अपने को देखना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। Br हटाया, पॉजिटिव लगाया, चेक। Br हटाया, पॉजिटिव लगाया, Br हटाया, पॉजिटिव लगाया, Br हटाया, पॉजिटिव लगाया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो है 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, सही बोल रहे हो। ऐसे मतलब ऐसे लोग सोचते हैं, ये है 2 डिग्री का, और सर ये भी है 2 डिग्री का, गुड। ये है 3 डिग्री का, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का। और भी मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये तो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटायन, इसमें है रेजोनेंस। आई होप सबको देखना आता है, रेजोनेंस सिखा चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट या फिर सेकेंड लेक्चर में मैंने सिखा चुका हूं आपको रेजोनेंस देखना। देखो पॉजिटिव सिंगल पाई, जब इस तरह का आए पॉजिटिव फिर सिंगल आए फिर पाई बॉन्ड आए तो वो होता है रेजोनेंस। दिस इज पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन, दिस इज रेजोनेंस।
तो रेजोनेंस तो यहां भी है, ठीक है, रेजोनेंस यहां भी है, ओके, रेजोनेंस यहां भी है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि कहां पे जो स्टेबल हमारे पास कार्बोकेटायन है वो मोस्ट स्टेबल है। तो मैं आपको बता दूं कि रेजोनेंस इफेक्ट तो अल्फा हाइड्रोजन को भी डोमिनेट करता है। रेजोनेंस इफेक्ट इज द इफेक्ट, ओके ओके, देखते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये तो है 1 डिग्री, तो ये तो इसमें ये है 1 डिग्री, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है सर, ए जो हो गया मेरे पास हो गया लीस्ट रिएक्टिव। हाँ, रेजोनेंस इसमें भी है, इसमें भी, सब में रेजोनेंस है, सब में रेजोनेंस है, ठीक है। तो और इसमें मैं ऐसा बोलूँगा कि ये 1 डिग्री है तो लीस्ट रिएक्टिव। अब क्वेश्चन फंसता है कि ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो कैसे कंपेयर करूँ। तो अब आपने देखा कि अब आ गया क्वेश्चन किसका, रेजोनेंस का। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है 2 रिंग के साथ रेजोनेंस में है, यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ इस रिंग के साथ ही रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ पे CH3 का कोई रेजोनेंस नहीं होगा, CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, सिंपली बोल लूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है। तो अगर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है तो, और यहाँ पे कम है, तो फिर आएगा C और फिर आएगा B, और देखो D ऑप्शन में। तो एक तो यहाँ पे 2 रिंग के साथ ही पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, ऊपर से मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, और प्लस आई ऑल्सो स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। और सोचने की बात है ही नहीं, आप सीधा बोल सकते हो कि सर ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। हाँ, तो ठीक बोल रहे हो दोस्तों, ये है मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो मोस्ट स्टेबल होगा। क्लियर, ओके। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप देखिए रेजोनेंस है, तो जिस कार्बोकेटायन में आपको रेजोनेंस मिलेगा उसका रेट हमारे पास SN1 के लिए, उसका रेट हमारे पास SN1 के लिए गाइस क्या होगा, उसका रेट हमारे पास SN1 के लिए ज़्यादा होगा, उसका रेट SN1 के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, सॉरी इसको अपन बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, अलाइल क्लोराइड, सुनना ध्यान से। और एक होता है मेरे पास, मान लो ये है मेरे पास विनाइल क्लोराइड, क्या है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप रेट कंपैरिजन करिए SN1 का, कि कौन हलाइड फास्टर रिएक्ट करेगा SN1 पाथ से। तो आपने बोला कि सर, आपने बताया कि Cl हटाओ, पॉजिटिव लगाओ पॉजिटिव, चेक करना है पॉजिटिव की स्टेबिलिटी। तो डिग्री तो आप बोलोगे कि सेम ही है, 1 का है, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सिंगल पाई, तो यहाँ पे है रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है, रेजोनेंस, पॉजिटिव सिंगल पाई इज अ रेजोनेंस, बट यहाँ पे पॉजिटिव फिर पाई, तो देयर इज नो रेजोनेंस हियर, नो रेजोनेंस गाइस, यहाँ पे हमारे पास कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, कोई रेजोनेंस नहीं है। तो फिर कौन हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के लिए, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, अलाइल हलाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर SN1 एज कंपेयर टू विनाइल हलाइड, एज कंपेयर टू विनाइल हलाइड। और लेटर ऑन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा कि विनाइल हलाइड तो सब्सटीट्यूशन में जाते ही नहीं है, दे वॉन्ट अंडरगो सब्सटीट्यूशन। क्यों सब्सटीट्यूशन में नहीं जाते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस तो हमेशा ही आपके पास एग्जाम में आता ही आता है। तो मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, और बाद में भी अपन डिस्कस करेंगे, बट ओके। विनाइल क्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव फॉर NSR, चाहे आप SN1 की बात करो या SN2 की, लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों, सिंस देखो ये है मेरे पास विनाइल, सो यहाँ पे जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो हमारे पास इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। आई होप आप लोगों को रेजोनेंस तक का तो पता होगा यार, है ना। तो लोन पेयर सिंगल पाई रेजोनेंस में है, तो होगा क्या, लीस्ट रिएक्टिव फॉर NSR सिंस इन विनाइल क्लोराइड ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि पहले तो आप बोल रहे हो रेजोनेंस नहीं, अब कैसे बोल रहे हो रेजोनेंस है।
Cl के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ ना, लोन पेयर सिंगल पाई, रेजोनेंस है। सो ड्यू टू रेजोनेंस CCl bond acquires, due to resonance CCl bond acquires PDC, partial double bond character. CCl bond acquire partial double bond character, and due to this breaking of CCl bond, due to this breaking of CCl bond becomes difficult. Due to this breaking of CCl bonds becomes difficult. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो विनाइल हलाइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, दे वॉन्ट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड का टूटता है वो आसान नहीं है। आपको लग रहा है सिंगल बॉन्ड है, बट ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। ड्यू टू दिस ब्रेकिंग ऑफ CCl बॉन्ड बिकम्स डिफिकल्ट। दैट इज, मैं आपके लिए स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ इसका, CH2Cl, ठीक है। तो ऐसे इसमें हमारे पास रेजोनेंस आ सकता है, ठीक है। इस तरह से अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है, तो क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है। आपको पता है दीज आर नॉट रियल स्ट्रक्चर। व्हाट इज रियल स्ट्रक्चर? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम इस तरह से इसका हाइब्रिड बना सकते हैं। कभी ये बॉन्ड डबल है, कभी सिंगल है, तो पार्शियल है। ये भी कभी डबल है, कभी सिंगल है, तो पार्शियल है। यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CCl बॉन्ड का टूटना डिफिकल्ट है, क्योंकि इस बॉन्ड में आगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो गाइस मान के चलिए 90% तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, समझ आ गया। तो अगर SN1 कंपेयर कर रहे हो तो फिर अलाइल क्लोराइड ही जीतेगा, क्योंकि SN1 में अलाइल क्लोराइड जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अल्काइल क्लोराइड से बनने वाला केटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और अगर इसकी बात करूं तो इट इज मोस्ट रिएक्टिव, इट इज रिएक्टिव है ना। सिंपली मैं लिख देता हूं रिएक्टिव फॉर NSR, reactive for nucleophilic substitution reaction. Okay, since lone pair of chlorine is not involved in resonance, since lone pair of chlorine is not involved in resonance, so due to this CCl bond is always single, and its breaking is always single, and its breaking is easy, ओके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से इनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपसे पूछे कि विनाइल क्लोराइड और अलाइल क्लोराइड में कौन SN1 के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, आंसर है अलाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि अलाइल क्लोराइड में जो हमारे पास क्लोराइड हटाने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, और विनाइल में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। और ऐसा पूछे कि वाई विनाइल क्लोराइड, विनाइल हलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो उसका जो परफेक्ट रीजन है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि दे रिजल्ट इनटू अनस्टेबल कार्बोकेटायन, सो दैट इज वाई दे आर लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप ये भी बोल सकते हो, जो कि जस्टिफाइड है काफ़ी रीज़न, कि ड्यू टू रेजोनेंस हमारे पास विनाइल क्लोराइड में जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ड्यू टू रेजोनेंस ये बॉन्ड सिंगल नहीं रहता है, क्या बन जाता है, पार्शियल डबल, और उसका टूटना डिफिकल्ट है। तो दैट इज वाई दे आर लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेंगे अपन इस टॉपिक को फिर से, सो नो प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सपोज करिए, अब इसका आंसर आप लोग बताओगे मेरे को। ये है बेंजाइल क्लोराइड, ओके, और ये है क्लोरोबेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE के लिए। सबसे पहला आप बताओ मेरे को रेट फॉर SN1, रेट ऑफ SN1 क्या बताना है आपने मेरे को? आपने बताना रेट ऑफ SN1। तो अब आप बोलोगे सर रेट ऑफ SN1, तो सर आपने बोला कि Cl हटाओ, पॉजिटिव लगाओ, चेक करो कि स्टेबल है कि नहीं है। लगा दिया, गुड, लगा दिया, ठीक है। तो कहाँ पे रेजोनेंस है? तो यहाँ पे ये है बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। नाम भी पता होना चाहिए, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन।
benzyl chloride is more reactive than chlorobenzene. Why? Because benzyl chloride result into a resonance stabilized carbocation. ये resonance stabilized है, बट यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है गाइस, ठीक है। यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटाइन में कोई रेजोनेंस नहीं होता है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं। ऐसा सिचुएशन है, पॉजिटिव सिंगल पाई पॉजिटिव है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव है, ठीक है। ये कंडीशन नहीं आ रही है पॉजिटिव सिंगल पाई। कुछ लोग सोचते हैं कि सर आ तो रही है सर पॉजिटिव सिंगल पाई, फिर भी ये रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा। ऐसा मत सोचना कि पॉजिटिव सिंगल पाई तो इसमें रेजोनेंस होना चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिनाइल कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इज व्हाई हु इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, हु इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। एक तो ऐसे क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है रेट फॉर NSR, रेट फॉर NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरा क्वेश्चन है कि आउट ऑफ बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी देगा? तो इसका आंसर हम, जैसे हमने अलाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड डिस्कस किया, वैसे ही अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है गाइस कि यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस Cl के रिस्पेक्ट में, ड्यू टू रेजोनेंस ये बॉन्ड में क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो ड्यू टू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन the CCl bond will acquire partial double bond character, so its breaking becomes difficult, so it is least reactive, okay। so हमारे पास जो it is least reactive for nucleophilic substitution reaction, तो हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ PD पार्शियल डबल बॉन्ड, PDBC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ओके, ऑलवेज सिंगल, हियर द बॉन्ड इज ऑलवेज सिंगल। कर सकते हो क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th and 5th, ओके। लैंग्वेज भी बता देता हूँ क्वेश्चन की। आउट ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन हु इज मोर रिएक्टिव फॉर NSR एंड वाई? फर्स्ट लैंग्वेज इज दिस, और सेकेंड इज आउट ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन वाई क्लोरोबेंजीन इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर NSR? क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना आसान क्यों नहीं है? तो बस करना क्या है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से, जैसा कि आपको यहाँ बताया, उसकी वजह से वहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट्स ब्रेकिंग बिकम्स डिफिकल्ट, एंड सिंस इट्स ब्रेकिंग बिकम्स डिफिकल्ट इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये तो न्यूक्लियोफिलिक NSR देते ही नहीं है, क्लोरोबेंजीन नहीं देता है, फिर विनाइल क्लोराइड नहीं देता है, ये देंगे नहीं NSR बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ओके। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आप लोगों को, क्लियर है, ओके। तो सबको समझ आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि मेरे पास NCERT में बचे हैं ऑन द बेसिस ऑफ SN1, तो वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा। सो ये है हमारे पास कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस SN1 पे जो कि हमारे पास NCERT में गिवन है, तो आइए डिस्कस करते हैं इनको। SN1 रेट कंपैरिजन फॉर 4, आपको बोला है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, मतलब हमें क्या करना है, हमें 4 आइसोमर बनाने हैं ब्रोमोब्यूटेन के, ठीक है, 4। तो पहला क्या बन सकता है, देखो 1 2 3 4, ये बन गया ब्यूटेन, यहाँ पे लगा दो ब्रोमो, ये बन गया फर्स्ट आइसोमर, ठीक है। अब सेकंड क्या बन सकता है, सेकंड बन सकता है 1 2 3 4, चेन का साइज सेम रखो, ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये दूसरा आइसोमर बन गया, ओके। अच्छा है, आपको दे रखा है कि कितने बनाने हैं, 4 ही होंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ लगा दो, तो फिर 3 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। अरे नहीं, फिर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे तो वो तो 2 ब्रोमोब्यूटेन ही रहेगा, तो फिर रिपीट होने लग जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप इसको शॉर्ट करो, अब आप कर दो 3 कार्बन, 3 कार्बन में आप 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहाँ पे लगा दो मिथाइल, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, हाँ ये भी आइसोमर है। अब और क्या कर सकता हूँ मैं, बोलो दिस गाइस, व्हाट एल्स आई कैन डू। अब मैं क्या करूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस मैं इस तरह से बना दूँ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप है ना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 4 आइसोमर बना दिए मैंने। अब इनका SN1 का कंपैरिजन करना है मेरे को रेट का,
तो कैसे करते हैं बोलो? आप यहाँ से Br हटाओ, लगा दो पॉजिटिव, यहाँ से Br हटाओ, लगा दो पॉजिटिव, यहाँ से Br हटाओ, लगा दो पॉजिटिव, यहाँ से Br हटाओ, लगा दो पॉजिटिव। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा SN1 के लिए रेट, तो फ्री मार्क्स। सबसे पहले जैसे आप लोग कंफर्टेबल होते हो, ये है 1 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा है? 2 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, कौन सा है? 1 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो कौन सा है? 3 डिग्री। तो अब आप लोग समझ चुके हो कि सर सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो तो होगा 4th वन, यस, जिसका नाम था 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ओके। इसके बाद 4th के बाद सेकेंड 2 डिग्री का है मेरे पास सेकेंड, 4th के बाद सेकेंड। अब आप लोग फंस गए कि फर्स्ट भी है थर्ड भी है, दोनों 1 डिग्री के हैं। तो दैट इज व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब आप देखिए अल्फा H, तो ये है अल्फा कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू C पॉजिटिव, कार्बन नेक्स्ट टू C पॉजिटिव, दिस इज अल्फा। ठीक है, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 बॉन्ड तो ये कार्बन के साथ बना रहा है, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है ऑलरेडी, 1 2 3, तो एक ही अल्फा H होगा, तो इसके पास है अल्फा H1। ठीक है दोनों 1 डिग्री के, बट सिंस इट कंटेन मोर अल्फा H, इट इज मोर स्टेबल, सो इट इज मोर रिएक्टिव। सबसे लीस्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास? थर्ड। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड वंडरफुल क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे सीबीएसई में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब देखो ये है मेरे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या है मेरे पास? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं इसको साफ करता हूं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल ढंग से। आइसोमर पहले आपको बनाने हैं और उसके बाद कंपेयर करना है। तो अब मैं डिस्कस करता हूं, एक्चुअली मेरा डस्टर खराब हो गया। ओके, तो अब मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे, आई एम सॉरी। ओके, सो अब आई एम डिस्कसिंग, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7। सो मैंने 2 और मिटा दिए यहाँ से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7वां तो ऐसे दिया होता है आपको सीबीएसई में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप करिए स्टार्ट ब्यूटेन से। 1 2 3 4 बना लो ब्यूटेन। 2 पे लगा दो ब्रोमो और 2 पे लगा दो मिथाइल, बन गया 1 ब्रोमो पेंटेन। 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दो 1, ये बन गया 1 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लगा दो Br, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब करना क्या है? बनाओ पॉजिटिव चार्ज गाइस। अरे बनाओ ना पॉजिटिव इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। टाइम पास क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। हाँ, तो 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, सबको समझ आ रहा होगा। कौन सबसे ज़्यादा हो जाएगा? A, फिर C और फिर B, नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्लियर। अब उसके बाद मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हटाओ Br, ये दूसरा क्वेश्चन है, पॉजिटिव। हटाओ Br पॉजिटिव, हटाओ Br पॉजिटिव। ओके, तो ये 1 डिग्री, ये कौन सा है? 3 डिग्री, दिख रहा है ना सबको? ये 2 डिग्री। अगेन इसका आंसर क्या आएगा? B, फिर आएगा C और फिर आएगा A। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन फॉर अस, राइट।